गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आज जो लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं वो एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करते हैं। ठीक है। एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन। ठीक है। जैसे हर रोज़ हर सुबह सूरज की पहली किरण हमारे जीवन में नया उत्साह नया उमंग भर देती है, वैसे ही हमें क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, एक नया उत्साह और एक आशा भरनी है ताकि हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है बच्चों। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि नए 12th क्लास के साथ साथ हमारी पुरानी 12th क्लास भी आजकल हमारे साथ जुड़ी है और हमारे वीडियोस देख रही है, तो उनका भी वेलकम है। अब वो सोच रहे होंगे कि मैथ्स वालों के तो पेपर निपट गए हैं और हमारे पेपर नहीं निपटे हैं, तो कुछ बच्चे क्या हो रहे होंगे, थोड़ा डिप्रेस भी हो रहे होंगे, थोड़ा स्ट्रेसफुल होंगे, थोड़ा टेंशन में होंगे कि इतना पढ़ा और एट द लास्ट क्या हो गया कि पेपर ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो बच्चों पेपर होगा, ज़रूर होगा। तो आप ये सोचिए कि आपके प्रिपरेशन में शायद कुछ कमी रह गई होगी, तो ईश्वर ने क्या किया, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम का क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। प्रतिदिन 2-3 घंटे क्या करना चाहिए, बायोलॉजी की स्टडी करनी चाहिए। ठीक है। जिससे कि क्या होगा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। 70 मार्क्स का आपका पेपर है तो आप क्या करें, 70 आउट ऑफ 70 लेके आए। ठीक है ना। कम से कम 69 या 68 लाने की तो पूरी कोशिश करें, क्योंकि इतना रिवीजन का टाइम आपको मिल गया है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि उन्होंने आपको क्या है, प्रिपरेशन के लिए इतना लंबा समय दे दिया है। ठीक है। उसे कैसे लेना है, आपको पॉजिटिविटी में लेना है, ना कि नेगेटिविटी में लेना है। ठीक है। और इस समय का यूटिलाइजेशन आप क्या कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को और अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। म्यूज़िक सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। ठीक है। और जो भी आप कंपटीशन इन फ्यूचर देना चाहते हैं उसकी बुक्स ले सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो कि आपको बायोलॉजी के 12th क्लास के जो पेपर हो रहा है उसमें भी हेल्प करें। ठीक है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन नाउअडेज़, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए ऐसा ना सोचें, नेगेटिविटी अपने अंदर न लाएं। ठीक है। पॉजिटिविटी लाएं। ठीक। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, नई उम्मीदों के साथ शुरू करें, यही कहना चाहूँगी। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डीएनए की। ठीक। तो डीएनए क्या था, हर्षे और चेज़ ने एट द लास्ट ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक मटेरियल है। ठीक है। तो उसमें क्या हमने देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो उसको आज हम रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट आगे का प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है। तो डीएनए के जो फॉर्म्स है वो हमें डीएनए 4 फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है। पहला है एडीएनए, दूसरा है बीडीएनए, थर्ड सीडीएनए और डीडीएनए। ठीक हो गया। तो इसमें कैसे इसको हम कैटेगराइज करेंगे, देखिएगा कि जो फॉर्म्स ऑफ डीएनए होते हैं, जैसे वो 4 प्रकार के बताइए, तो इसमें क्या होता है कि जो बेस पेयर होते हैं, यानी कि क्या हुए हमारे क्षार युग्म। ठीक है। बेस पेयर मतलब क्षार युग्म। ठीक। तो उसके कितनी संख्या है। ठीक है। सपोज कीजिए कि ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक एक कुंडलन में, डीएनए के एक कुंडलन में अगर हम बीडीएनए की बात करते हैं तो 10 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 34 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। और 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 होती है। कैसे निकाली थी हमने, 34 एंगस्ट्रॉन्ग क्या है, टोटल लेंथ है, बेस पेयर है 10, तो हमने क्या कर दिया था 34/10 तो कितना आया 3.4। ठीक है बच्चों। तो इसके बेसिस पर हम इसको क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, टर्न ऑफ बेस पेयर, यानी कि इसमें बेस पेयर की क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी। फिर है लेंथ ऑफ पिच। लेंथ ऑफ पिच मतलब कि ये जैसे डीएनए है तो एक कुंडलन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी।
ठीक है। तो वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ पिच। फिर है एक्सल राइज, यानी कि 2 क्षार युग्म के बीच की, वैसे क्या है एक कुंडलन में 10 क्षार युग्म है, बी डीएनए की बात करें तो 1 क्षार युग्म मतलब 2 क्षार युग्म के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोल देते हैं, एक्सल राइज। और डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये डीएनए है तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका व्यास होगा वो कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कह रहे हैं, कैटेगराइज करें। तो पहले जो ए डीएनए है उसमें देखिएगा आप क्या है कि जो बेस पेयर है उसकी संख्या कितनी है, आपकी 11 है, ठीक है। लेंथ ऑफ पिच कितनी है, 28.16 एंगस्ट्रॉम, और एक्सल राइज कितना है, 2.56 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक्सल राइज कैसे निकलता है, लेंथ ऑफ पिच अपॉन बेस पेयर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 23 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका ए डीएनए। फिर हम बात करेंगे बी डीएनए। बी डीएनए क्या है, कॉमनली सभी में मोस्टली बी डीएनए ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेस पेयर की जो संख्या है वो है 10, और लेंथ ऑफ पिच कितना है, 24 एंगस्ट्रॉम। एक्सल राइज कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, और जो इसका डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। समझ गए इतना। अब है हमारा नेक्स्ट सी डीएनए, ठीक है। सी डीएनए में क्या है, बेस पेयर की जो संख्या है वो कितनी है, 9.33, और जो लेंथ ऑफ पिच है यानी कि एक कुंडलन में जो डीएनए की संख्या है वो कितनी है जो इसकी लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, 30.97 एंगस्ट्रॉम। और जो इसका एक्सल राइज है, एक्सल राइज मतलब 2 बेस पेयर के बीच की दूरी यानी कि 3.32 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, 90 एंगस्ट्रॉम, ठीक। अब बात करते हैं डी डीएनए की। तो डी डीएनए में कितना हो रहा है, बेस पेयर की संख्या कितनी है, 8 है, और लेंथ ऑफ पिच कितनी है, 24.24 एंगस्ट्रॉम, एंड एक्सल राइज 3.30, और जो इसका डायामीटर है वो क्या है, वेरिएबल है, मतलब जो डायामीटर है वो फिक्स्ड नहीं है, कभी भी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है बच्चों। अच्छा आगे हम बात करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो डीएनए है उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं, जो डीएनए है उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं, ए डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी डीएनए, ठीक है, बी डीएनए। उसके बाद है आपका सी डीएनए, देन डी डीएनए, ठीक है। जो 3 डीएनए है ए बी सी, ये क्या होते हैं, दक्षिणावर्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इनकी डायरेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, दक्षिणावर्त होते हैं। और जो डी डीएनए होता है वो क्या होता है, वामावर्त होता है, ठीक है, वामावर्त होता है, ठीक, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वो कितने फॉर्म्स में रह सकता है, 4 फॉर्म्स में रह सकता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आरएनए की, ठीक है। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। जैसे हमने डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगी, राइबो शुगर पाई जाएगी, और न्यूक्लिक एसिड यानी कि इसमें नेचर जो है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, एसिड कह दिया, ठीक है। तो जैसे हमने डीएनए में बात करी थी वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, बट जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। यही इन दोनों में क्या है, अंतर है। और जो आरएनए होता है वो वायरसेस में एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, जबकि जो डीएनए है वो क्या होगा, हायर प्लांट्स में और जीव जंतुओं में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल तो है, बट किस में है, कुछ ही वायरसेस में, जैसे टीएमवी वायरस है, टीएमवी वायरस है या एचआईवी वायरस है, तो उसमें ये क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आरएनए है वो क्या कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल वायरसेस में ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट समूह तो होता ही होता है, प्लस क्या हो गया आपका, शुगर हो गया, कौन सी शुगर होगी वो, पेंटोज शुगर होगी, और उसके साथ साथ क्या जुड़े रहेंगे, नाइट्रोजनी क्षार जुड़े रहेंगे, समझ गए। जो राइबोज शुगर होगी उसमें क्या हो रहा है, फॉस्फेट और शुगर क्या है, इसकी बैकबोन है, और इसमें क्या जुड़े रहते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनी क्षार क्या क्या जुड़े रहेंगे इसमें, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और डीएनए में क्या था, थाइमिन था, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, यूरेसिल जुड़ जाएगा,
ठीक है। तो आरएनए में क्या हो गया कि ये कॉम्बिनेशन पाया जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाएगा? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। डीएनए में क्या था हमारे पास? थाइमिन था, तो यहाँ पे क्या हो गया? थाइमिन को कौन रिप्लेस कर देता है? यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। आरएनए में यूरेसिल के जुड़ने से क्या हो जाता है? मोर एक्टिव हो जाता है कंपेरिजन टू द डीएनए। ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक, तो ये क्या है कि यहाँ पे एक शुगर जुड़ी है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इस तरीके से एस पी एस, और एस के साथ यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका? एडेनिन, इसमें साइटोसिन, फिर ग्वानिन, फिर यूरेसिल। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? आपका आरएनए हो गया। जो आरएनए होता है वो 3 टाइप्स होता है। ठीक है, जो आरएनए है वो 3 टाइप्स है। पहला क्या है? आरआरएनए। ठीक है, दूसरा क्या है? टीआरएनए, और तीसरा क्या है? एमआरएनए। ठीक है, पहला क्या है? राइबोसोमल आरएनए, दूसरा क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए, और तीसरा क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो जो आरएनए होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये जो आरएनएज होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? डीएनए के थ्रू ही बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से क्या करना है? आरएनए का जो बनना होता है वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इसके कि ये जो तीनों जो आरएनए के प्रकार है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहले देखिएगा कि जो एमआरएनए है वो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, जो संदेशवाहक आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, वो कहाँ है? कोशिका द्रव्य में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? इन तीनों में ही सबसे लंबे अणु होते हैं और रेखित होते हैं, यानी कि लीनियर होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं कि जो इनका अणुभार है वो कितना है? ठीक है, अणुभार कितना है? 5 लाख से 20 लाख तक हो सकता है। और इनकी जो जीवन अवधि है वो है 2 से 4 मिनट की अवधि है। और इनका जो मुख्य काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन का अनुवादन करते हैं। ठीक है, और कहाँ किससे आता है ये अनुवादन? डीएनए से। किस में आता है? आरएनए में आता है। अब कि क्यों होता है? देखिए, जो डीएनए है वो क्या है? एक वीआईपी मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कहाँ रहता है? अगर हम क्या करें, इस तरीके से सेल देखें तो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, और आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक हो गया। तो जैसे क्या है, हमारे राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि जो भी हमारे देश के क्या होते हैं? वीआईपी पर्सन होते हैं, वो हमेशा सुरक्षा घेरे के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होती है? बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डीएनए है वो क्या है? कोशिका का क्या है? वीआईपी पर्सन है, यानी कि सारी ही कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए, जिसके बाद आनुवांशिक सूचनाएं। ठीक है, तो ये क्या करता है? खुद तो इसके अंदर, इससे बाहर नहीं आ सकता है, लेकिन अपनी सूचनाओं को किसको दे देता है? आरएनए को दे देता है। ठीक है, तो यही क्या हो गया? यहाँ पे अनुवादन हो गया। तो मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन अनुवादन के लिए कहाँ से मैसेज लेके आते हैं? डीएनए से मैसेज लेके आते हैं। और इसका जो प्रतिशत है तीनों ही आरएनएज में वो कितना है? 5% है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसफ़र आरएनए की। ठीक है, तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र तथा राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, इसके अणु पहले वाले में जैसे हमने बोला था कि ये लंबे अणु होते हैं, तो ये इसके अणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और ये क्या होता है? क्लोवर लीफ मॉडल की आकृति का, यानी कि एक पत्ती होती है क्लोवर लीफ, उसके जैसे वो पत्ती दिखती है वैसे ही ये भी दिखते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? लगभग 60 ही प्रकार के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समान होते हैं। ठीक है, और जो इसका अणुभार होता है वो कितना होता है? 25,000 से 30 लाख तक हो सकता है। और इसकी जो जीवन अवधि है वो क्या होती है? लंबी होती है। और ये प्रोटीन का जो अनुवादन है, ठीक है, वो बार बार उसमें क्या किए जा सकते हैं? प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे पहले वाले में हमने देखा था ना कि इसकी जो जीवन अवधि क्या है? वो 2 से 4 मिनट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो जीवन अवधि है वो क्या है? लंबी है, और बार बार प्रोटीन सिंथेसिस में वो क्या हो सकते हैं? यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो देखिए, कोशिका द्रव्य में सक्रिय अमीनो अम्ल को ठीक है, सक्रिय अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? एमआरएनए के कोडोन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहुंचाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स को कहाँ पहुंचाते हैं?
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहुंचाते हैं। और जो इसका प्रतिशत होता है वो कितना होता है आपका 15% होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, द लास्ट वन वो क्या है हमारे पास, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये राइबोसोम का भी निर्माण करता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, ये भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और इनका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 40,000 से 10 लाख तक हो सकता है। ठीक है, इनकी जो जीवन अवधि होती है वो क्या होती है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। और ये राइबोसोम के अंदर क्या होते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, और जो इसका प्रतिशत है वो कितना है, 80% है। ठीक है, यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जा रहा है, आरएनए के रूप में पाया जाता है, राइबोसोमल आरएनए के रूप में पाया जाता है। तो पहले वाला कितना था, 5% था। दूसरा जो हमने ट्रांसफर आरएनए की बात करी थी वो 15% था। और सबसे ज़्यादा क्या है, राइबोसोमल आरएनए जो 80% पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो आरएनए है वो कितने प्रकार का है बच्चों, जो आरएनए है वो कितने प्रकार का है। एक तो आपका आ गया मैसेंजर आरएनए। ठीक है, दूसरा क्या आ गया आपका ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, और तीसरा क्या आ गया आपका राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो जो आरएनए है वो उसके 3 फॉर्म हैं, कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आरएनए के टाइप्स हो गए। ठीक है, अच्छा अगर एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, कि जो आरएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बेस पेयर देखिए आप, यूरेसिल लगा हुआ है, साइटोसिन लगा हुआ है और एडेनिन लगा हुआ है, और थायमिन की जगह क्या है, यूरेसिल लगा है। तो ये जो आरएनए होता है वो क्या होता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं कि हमने जो बेस पेयर की बात करी थी वो क्या था, कि नाइट्रोजनी बेस में क्या होते हैं, आपने पढ़ा था नाइट्रोजनी बेस किसके बना होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन से बना होता है। तो प्यूरिन क्या हो गए, एडेनिन और ग्वानिन तो एज इट इज़ रहेंगे, और जो पिरिमिडिन है साइटोसिन और यूरेसिल आ जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थायमिन होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, साइटोसिन, जो पिरिमिडिन्स हैं वो क्या हो जाता है, थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। तो ये क्या है, आरएनए में याद रखने वाली बात है कि जो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कि एडेनिन इसमें होगा, साइटोसिन इसमें होगा, ग्वानिन इसमें होगा और यूरेसिल इसमें होगा। ठीक है, तो इसका ये कॉम्बिनेशन है। और जो डीएनए है उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, और क्या होता है, यूरेसिल की जगह थायमिन होता है। तो ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे याद रखने की ये दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने में। ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये क्या है आपका, पिक्चर में देखिए आप, TMV वायरस है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या बताया था, देखिएगा इसमें क्या है, एक तो क्या है प्रोटीन पाया जा रहा है, दूसरा क्या पाया जा रहा है, आरएनए कोर पाया जा रहा है। यानी कि जो TMV क्या है, वायरस है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है आपका, आरएनए। ठीक है, तो HIV वायरस हो चाहे वो TMV वायरस हो, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होता है, आरएनए होता है। समझ गए इतना। तो क्या है कि जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वो पहले क्या हुआ है, पहले क्या था कि जो आरएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या था, माना जाता था। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन को माना जाता था, बट एट द लास्ट क्या है कि जो आरएनए है उसमें ही क्या हुए, बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, डेवलपमेंट हुए, जिससे क्या बन गया हमारा डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में बन गया। और कुछ वायरसेस में क्या हो गया, ये एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और हायर प्लांट्स और हायर एनिमल में डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।